सोचिए अगर कोई ये दावा करे कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी की शुरुआत सिर्फ एक डिनर पार्टी में दिए गए भाषण से हुई थी। सुनने में तो ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल। या फिर एक ऐसा बच्चा जो जन्म से बहरा था, जिसके पास सुनने के प्राकृतिक अंग ही नहीं थे, और उसने सिर्फ एक विचार और अपने पिता के अटूट विश्वास के दम पर एक दिन सामान्य इंसान की तरह सुनना शुरू कर दिया। सच कहूं तो पहली बार सुनने में ये किसी चमत्कार या कोरी कल्पना से कम नहीं लगता। हाँ ना, लेकिन हमारी आज की स्रोत सामग्री ये साबित करती है कि ये कोई जादू नहीं है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विषय पर बात करेंगे। मैं आपकी होस्ट हूं और आज मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। नमस्ते। और हाँ, आज का विषय बहुत ही खास है। हम नेपोलियन हिल के उन प्रसिद्ध सिद्धांतों का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया के कुछ सबसे सफल लोगों का निर्माण किया है। इस सोच की शक्ति और एक ज्वलंत इच्छा का सही संयोजन किसी भी असंभव लगने वाले लक्ष्य को हकीकत में बदल सकता है। और ये समझना आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि सफलता कोई संयोग या भाग्य का खेल नहीं है। मतलब ये मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कदमों का एक बहुत ही सुव्यवस्थित परिणाम है। सही कहा। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत उस सबसे मूल विचार से करते हैं जो इस पूरी विचारधारा की नींव है, और वो है विचारों की असीम शक्ति। हाँ, स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि इंसान की सोच में ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। पेंच मतलब सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता? बिल्कुल नहीं। ये शक्ति तब तक काम नहीं करती जब तक इसके पीछे एक ज्वलंत इच्छा ना हो, जिसे हम बर्निंग डिजायर कहते हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए एडविन सी बार्न्स की कहानी से बेहतर कोई उदाहरण नहीं है। बार्न्स एक ऐसा आम आदमी था जिसके मन में महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ काम करने की एक बहुत ही तीव्र इच्छा पैदा हुई थी। और मजे की बात यह है कि उस समय बार्न्स की स्थिति देखिए। उसके पास एडिसन के शहर तक जाने के लिए रेलगाड़ी का किराया तक नहीं था। बाप रे, मतलब वो पूरी तरह से खाली हाथ था। हाँ, और एडिसन से उसकी कोई जान पहचान भी नहीं थी। वो दिखने में किसी आवारा या बेघर इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि उसे एडिसन की प्रयोगशाला में कोई मामूली नौकरी नहीं चाहिए थी। वो सीधे उनका पार्टनर बनना चाहता था। बिल्कुल, यही बात इस कहानी को इतना खास बनाती है। कोई भी आम इंसान सोचता कि चलो शुरुआत में एक छोटी सी नौकरी ही मिल जाए। हाँ, कोई भी यही सोचेगा, लेकिन बार्न्स ने ऐसा नहीं सोचा। वो एक मालगाड़ी में बिना टिकट सफर करता हुआ एडिसन के पास पहुंचा और उसने अपने पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। ये बिल्कुल किसी योद्धा की तरह था जो युद्ध के मैदान में उतरने के बाद अपनी नावें जला देता है ताकि पीछे हटने का कोई विकल्प ही न बचे। या तो जीतना है या फिर वहीं खत्म हो जाना है। क्या बात है। और वो एडिसन की प्रयोगशाला में एक बहुत ही मामूली तनख्वाह पर काम करने लगा, लेकिन अपने मन में वो पहले ही दिन से एडिसन का बिजनेस पार्टनर था। और सालों तक वो एक मामूली कर्मचारी ही रहा। मतलब कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। तो फिर पार्टनरशिप कैसे मिली? उसकी वो ज्वलंत इच्छा कभी कम नहीं हुई। वो हर दिन खुद को तैयार कर रहा था। स्रोत कहता है कि अवसर अक्सर पिछले दरवाजे से या किसी दुर्भाग्य के भेष में आता है। ओहो, मतलब जब एडिसन ने एक नई डिक्टेटिंग मशीन बनाई थी? बिल्कुल सही। उस मशीन को बेचने में उनके अपने ही दिग्गज सेल्समैन कतरा रहे थे। उन्हें लगता था कि ये मशीन नहीं बिकेगी। तब बार्न्स ने उस मौके को पहचाना और उसने उस मशीन को इतने शानदार तरीके से बेचा कि एडिसन ने उसे पूरे देश में उस मशीन को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। हाँ, और तब एक स्लोगन पूरे देश में मशहूर हुआ, एडिसन ने बनाया और बार्न्स ने लगाया। इस एक साझेदारी ने बार्न्स को रातों रात करोड़पति बना दिया। बार्न्स की सफलता का मुख्य कारण यही था कि उसने अपनी सामान्य सी इच्छा को एक जुनूनी जिद में बदल दिया था। लेकिन स्रोत सामग्री हमें एक और कहानी की तरफ ले जाती है जो ठीक इसके विपरीत है। आर्य डार्बी की कहानी। हाँ। ये दिखाती है कि जब जिद की कमी होती है तो क्या होता है। हाँ, डार्बी और उनके चाचा सोने की तलाश में खदान खोदने गए थे। उन्हें शुरुआत में सफलता भी मिली, शानदार सोने का अयस्क निकला। लेकिन फिर अचानक वो सोने की धार गायब हो गई। उन्होंने बहुत कोशिश की, खुदाई जारी रखी, पर जब काफी समय तक कुछ नहीं मिला तो उन्होंने हार मान ली। उन्होंने अपनी सारी मशीनें एक कबाड़ी को बेच दी और वापस लौट गए। और यहीं उस कबाड़ी ने एक बहुत ही समझदारी का काम किया। उसने खुद कुदाल नहीं उठाई। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। अच्छा, इंजीनियर ने क्या बताया? इंजीनियर ने खदान का मुआयना किया और बताया कि सोना ठीक उसी जगह से सिर्फ 3 फुट दूर था जहां डार्बी ने खुदाई रोक दी थी। हे भगवान, सिर्फ 3 फुट! हाँ,
सोने से सिर्फ 3 फुट दूर आकर उन्होंने हार मान ली और वो कबाड़ी लाखों डॉलर कमाकर करोड़पति बन गया। जार्बी और बार्न्स की इन दोनों कहानियों को सुनकर मुझे एक बात समझ आ रही है। ये तो बिल्कुल उस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह हुआ ना, जो सूरज की बिखरी हुई किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। बहुत अच्छी उपमा है ये। मतलब जब तक सूरज की किरणें बिखरी हुई हैं, वो सिर्फ गर्माहट देंगी, लेकिन जैसे ही आप उन्हें एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो वो कागज में आग लगा देती हैं। बिल्कुल। बिखरी हुई किरणें हकीकत नहीं बदलती, लेकिन केंद्रित किरणें भौतिक वास्तविकता को बदल कर रख देती हैं। इच्छा की तीव्रता ही वो आग पैदा करती है। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। अगर हम गहराई से सोचें तो डार्बी भी तो सोना चाहता ही था, उसकी इच्छा में कोई कमी तो नहीं थी ना? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। उसने भी पैसा लगाया था, मेहनत की थी, फिर वो क्यों हार गया? क्या सिर्फ चाहना या इच्छा होना काफी नहीं है? यहीं पर एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। एक सामान्य इच्छा और जिद्दी दृढ़ता में जमीन आसमान का फर्क होता है। मतलब डाबी के पास सिर्फ इच्छा थी? हाँ, डावी के पास इच्छा थी, लेकिन जब उसके सामने एक बड़ी बाधा आई तो उसने उसे अपनी अंतिम हार मान लिया। उसने किसी विशेषज्ञ से सलाह लेने की जरूरत ही महसूस नहीं की। अच्छा, इसके विपरीत दृढ़ता क्या होती है? इसे स्रोत में एक छोटी सी बच्ची के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। बिल्कुल। डाबी के चाचा की एक पुरानी मिल थी। एक दिन एक गरीब मजदूर की छोटी सी बच्ची वहां आई और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। और उसने चाचा से कहा कि उसकी माँ ने 50 सेंट मंगाए हैं। हाँ, और डाबी का वो चाचा बहुत ही क्रोधी और हिंसक स्वभाव का आदमी था। उसने बच्ची को वहां से भगाने की कोशिश की, जोर से चिल्लाया भी था, और जब बच्ची नहीं गई तो उसने एक लोहे का डंडा उठाया और उसे पीटने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। डाबी वहीं खड़ा था। उसे लगा कि आज ये बच्ची मारी जाएगी। लेकिन वो बच्ची अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। जब वो क्रोधी आदमी डंडा लेकर उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो उस छोटी सी बच्ची ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरी दृढ़ता और तेज आवाज में कहा कि उसे वो पैसे चाहिए। और चमत्कार देखिए, उस खूंखार आदमी का गुस्सा अचानक शांत हो गया। हाँ, उसने डंडा नीचे डाल दिया, अपने जेब में हाथ डाला और बच्ची को 50 सेंट दे दिए। ये सचमुच हैरान करने वाला है। एक छोटी सी बच्ची ने एक हट्टे-कट्टे गुस्सैल आदमी को झुका दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस बच्ची के दिमाग में ना सुनने की कोई मानसिक तैयारी नहीं थी। उसका लक्ष्य स्पष्ट था और उसके मन में खाली हाथ लौटने का कोई विकल्प ही मौजूद नहीं था। डार्बी ने बाधा को अपनी हार मान लिया था, जबकि बच्ची के लिए बाधा का कोई अस्तित्व ही नहीं था। बिल्कुल सही। तो ये बात तो साफ हो गई कि एक अडिग और दृढ़ इच्छा शक्ति का होना सबसे पहली शर्त है। ठीक है, पर उस इच्छा को असल दुनिया में, यानी भौतिक वास्तविकता में कैसे बदला जाए? सिर्फ चाहने से तो बैंक अकाउंट पे पैसे नहीं आ जाएंगे ना? सही कहा। स्रोत सामग्री इसका उत्तर एक बहुत ही विशिष्ट प्रक्रिया और आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन के सिद्धांत में देती है। हाँ, अमीर बनने या किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो 6 कदम बताए गए हैं, वो पूरी तरह से व्यावहारिक हैं। बिल्कुल। पहला कदम है एक निश्चित धनराशि या स्पष्ट लक्ष्य तय करना। ये कहना काफी नहीं है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। दिमाग को एक सटीक संख्या चाहिए। और दूसरा कदम ये निर्धारित करना है कि उस पैसे या लक्ष्य के बदले में हम क्या देंगे, क्योंकि इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तीसरा कदम एक निश्चित तारीख तय करना है। और फिर चौथा कदम आता है एक स्पष्ट योजना बनाना और तुरंत उस पर काम शुरू कर देना। चाहे हम पूरी तरह से तैयार हों या ना हो, इंतजार नहीं करना है। सही। पांचवा कदम है इन सब बातों को एक कागज पर स्पष्ट रूप से लिखना। और छठा, जो पूरी प्रक्रिया की जान है, दिन में 2 बार, रात को सोने से ठीक पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद इस लिखे हुए कागज को जोर से पढ़ना। और सबसे जरूरी बात, पढ़ते समय ये महसूस करना और विश्वास करना कि वो पैसा या वो लक्ष्य हासिल हो चुका है। अब देखिए, यहीं पर आकर कई लोग इस पूरी विचारधारा को खारिज कर देते हैं। मुझे भी यहाँ एक तार्किक सवाल उठाना है। हाँ, बताइए। अक्सर लोग इसे मैजिकल थिंकिंग समझ लेते हैं। लोगों को लगता है कि बस आंख बंद करके पैसे के बारे में सोचो, खुद से झूठ बोलो कि मैं अमीर हूं और पैसा आसमान से टपक जाएगा। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। अगर किसी की जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो वो खुद को अमीर कैसे महसूस कर सकता है? क्या ये खुद को बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं हुई? ये सवाल बहुत ही वाजिब है और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। लेकिन अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें तो ये कोई जादू नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये पूरी तरह से न्यूरोलॉजी और मनोवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग है। इसे ऐसे समझिए
कि हमारा जो अवचेतन मन है वो खुद से तर्क नहीं करता। मतलब वो सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। बिल्कुल, वह कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर सकता। वो सिर्फ उन आदेशों को स्वीकार करता है जो भावनाओं और अटूट विश्वास के साथ उस तक पहुंचाए जाते हैं। तो इसका मतलब अगर हम बिना भावना के सिर्फ शब्दों को रटते रहें, जैसे कोई मशीन बोल रही हो, तो उसका कोई असर नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। बिना भावना के शब्दों का कोई मूल्य नहीं है। जब आप आत्म सुझाव के जरिए पूरी भावना के साथ अपने मन को कोई निर्देश देते हैं तो दिमाग का फिल्टरिंग सिस्टम सक्रिय हो जाता है। जिसे विज्ञान में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी कहते हैं ना? हाँ, हमारे आसपास हर सेकंड लाखों अवसर और सूचनाएं मौजूद होती हैं, लेकिन हमारा दिमाग उन्हें नजरअंदाज कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वे हमारे लिए जरूरी नहीं हैं। अच्छा, तो जब हम बार बार अवचेतन मन को बताते हैं कि अमुक लक्ष्य हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो दिमाग का रडार चालू हो जाता है। एकदम सही। ये बहुत ही शानदार व्याख्या है। मतलब आत्म सुझाव कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हवा से पैसे पैदा कर देगी, बल्कि ये हमारे ही दिमाग की प्रोग्रामिंग को बदलने का एक टूल है। बिल्कुल, जैसे ही लक्ष्य और भावना जुड़ते हैं, हमारा दिमाग उन रास्तों और उन अवसरों को देखने लगता है जो हमें उस लक्ष्य तक ले जाएंगे, जिन्हें हम साधारण स्थिति में अनदेखा कर देते। और जब ये आत्म सुझाव लगातार बिना रुके काम करता है, तो इसका अंतिम परिणाम अटूट विश्वास या फेथ के रूप में सामने आता है। हाँ, विश्वास ही वो रसायन है जो साधारण विचारों में प्राण फूंक देता है। स्रोत में दी गई कुछ कहानियां सचमुच ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कैसे विश्वास असंभव की सीमा को पार कर जाता है। इसमें सबसे शक्तिशाली उदाहरण स्वयं लेखक के अपने बेटे का है। वो बच्चा जन्म से ही बहरा था। डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि इस बच्चे के कान में सुनने के लिए जो प्राकृतिक नसें होनी चाहिए वे हैं ही नहीं। विज्ञान के अनुसार वो कभी सुन या बोल नहीं सकता था। लेकिन एक पिता के रूप में लेखक ने इस वैज्ञानिक सत्य को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने तय कर लिया कि उनका बेटा गूंगा बहरा बनकर दूसरों की दया पर नहीं जिएगा। उन्होंने हर दिन अपने बेटे के अवचेतन मन में ये विश्वास डाला कि उसकी ये कमी कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और इस विश्वास का जो परिणाम सामने आया, वो चिकित्सा विज्ञान के लिए भी एक पहेली था। बिल्कुल। जब वो कॉलेज के अंतिम वर्ष में था, तब एक बहुत ही साधारण सी नई हियरिंग मशीन उसके हाथ लगी। उस मशीन को लगाते ही चमत्कार हो गया। वह बच्चा जिसके पास सुनने के प्राकृतिक अंग थे ही नहीं, वो एक सामान्य इंसान की तरह सुनने लगा। हाँ, प्रकृति ने किसी रहस्यमयी तरीके से उस पिता और पुत्र के अटूट विश्वास को वास्तविकता में बदल दिया था। बाद में उसी लड़के ने अपनी इस कमी को ही अपना पेशा बना लिया। ये कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देती है। लेकिन विश्वास सिर्फ इंसानी शरीर या जीव विज्ञान की सीमाओं को ही नहीं तोड़ता, ये इंजीनियरिंग की कठोर दुनिया में भी चमत्कार करता है। सही कहा। हेनरी फोर्ड के V8 इंजन का उदाहरण ही ले लीजिए। हाँ? फोर्ड ने एक दिन अपने इंजीनियरों को बुलाया और आदेश दिया कि वे एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर वाला इंजन बनाएं। और उस समय के हिसाब से ये इंजीनियरिंग के नियमों के खिलाफ था। सारे दिग्गज इंजीनियरों ने कागज पर गणना करके साबित कर दिया कि ये पूरी तरह से असंभव है। लेकिन फोर्ड का अपने विचार पर विश्वास अटल था। उन्होंने कहा, चाहे जितना समय लगे काम करते रहो, मुझे ये इंजन चाहिए। इंजीनियर अपने काम पर लग गए। महीनों तक वो असफल होते रहे। 1 साल बीत गया, कोई नतीजा नहीं निकला। सारे प्रयोग फेल हो गए। अंत में इंजीनियर थक हार कर फोर्ड के पास गए और बोले कि दुनिया का कोई भी विज्ञान ये इंजन नहीं बना सकता। लेकिन यहां फोर्ड ने जो किया वो विश्वास की असली ताकत है। उन्होंने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने फिर वही आदेश दिया कि काम जारी रखो। यहां मुझे एक बात समझ आ रही है। इंजीनियर्स इसलिए हार मान रहे थे क्योंकि उनका विश्वास एक समय सीमा से बंधा हुआ था। बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। उन्हें लग रहा था कि 1 साल में नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। लेकिन फोर्ड का नजरिया ही अलग था। उनका मानना था कि जब तक ये बन नहीं जाता तब तक काम करना है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। और अंततः उनके उसी अटूट विश्वास की जीत हुई और एक दिन अचानक वो असंभव इंजन बनकर तैयार हो गया। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी कंप्यूटर या हमारे दिमाग के हार्डवेयर में कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया हो। सॉफ्टवेयर अपडेट मतलब इंसान वही है, दिमाग वही है, मशीनें वही है, लेकिन जैसे ही विश्वास का वो नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, जो काम पुराने सिस्टम के लिए असंभव था, वही सिस्टम उसे प्रोसेस करने लगता है। अरे वाह, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है इसे समझने का।
लेकिन इस विश्वास के सिद्धांत का एक बहुत ही खतरनाक और स्याह पहलू भी है। स्याह पहलू, ऐसा क्यों? क्योंकि नकारात्मक विश्वास भी सकारात्मक विश्वास की तरह ही या शायद उससे भी अधिक तेजी से काम करता है। इसका क्या मतलब हुआ? कोई इंसान खुद के लिए नकारात्मक विश्वास क्यों रखेगा? कोई जानबूझकर ऐसा नहीं करता, लेकिन जैसा कि हमने पहले चर्चा की, अवचेतन मन ये नहीं देखता कि विचार आपके फायदे के लिए है या नुकसान के लिए। अच्छा, मतलब जो लोग लगातार गरीबी या विफलता के बारे में सोचते हैं? हाँ, उनका अवचेतन मन उन विचारों को आदेश मान लेता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार सोचता है कि वो असफल होगा, तो वो दरअसल खुद को असफल होने का आत्म सुझाव दे रहा है। ये तो सचमुच डराने वाली बात है। मतलब हमारा दिमाग हर पल हमारे ही विचारों को सुन रहा है और उसी के अनुसार हमारी हकीकत बुन रहा है। बिल्कुल। खैर, अब तक की चर्चा में हमने देखा कि एक ज्वलंत इच्छा, आत्म सुझाव और अटूट विश्वास मिलकर हमारे मन की जमीन को तैयार करते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ ख्यालों में महल बनाने या विश्वास करने भर से तो सफलता नहीं मिलेगी। उसे जमीन पर उतारने के लिए एक उपकरण की आवश्यकता होती है, और वो है ज्ञान। लेकिन स्रोत सामग्री यहाँ शिक्षा और ज्ञान को लेके एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करती है। हाँ, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर, लेकिन ये आधा सच है। मतलब ज्ञान शक्ति नहीं है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि ज्ञान सिर्फ संभाविक शक्ति है, यानी ये केवल पोटेंशियल पावर है। ये असली शक्ति तब तक नहीं बनता जब तक कि इसे किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठित न किया जाए। इस बात को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हेनरी फोर्ड के एक कोर्ट केस से बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। हाँ, वो अखबार वाला किस्सा। एक अखबार ने अपने संपादकीय में फोर्ड को अज्ञानी कह दिया था, और फोर्ड ने अखबार पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो वकीलों ने फोर्ड से इतिहास और सामान्य ज्ञान के बेतुके सवाल पूछने शुरू कर दिए। जैसे कि 1776 में ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका में कितने सैनिक भेजे थे। वकीलों को लगा था कि फोर्ड इन किताबी सवालों में उलझ जाएंगे, लेकिन फोर्ड ने जो जवाब दिया उसने पूरे कोर्ट रूम को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी मेज पर बटनों की एक कतार लगी हुई है। मैं सिर्फ एक बटन दबाकर ऐसे विशेषज्ञों को बुला सकता हूं जो मेरे किसी भी सवाल का सटीक जवाब दे सकते हैं। जब मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं तो मैं इन फालतू के सवालों का जवाब देने के लिए अपने दिमाग में ये कूड़ा क्यों भरूं? ये जवाब अपने आप में एक मास्टर क्लास है। ये बिल्कुल आज के स्मार्टफोन या इंटरनेट की तरह है। वो कैसे? मतलब किसी भी इंसान को दुनिया भर का सारा डेटा अपने दिमाग में रटने की जरूरत नहीं है, बस उसके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और यहाँ वो इंटरनेट कनेक्शन आपका मास्टरमाइंड समूह है, ऐसे विशेषज्ञों का समूह जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सकें। आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानना जरूरी है कि सही ज्ञान कहाँ से और कैसे मिलेगा। और यहीं पर हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी खामी उजागर होती है। स्कूल और कॉलेज सिर्फ सूचनाएं और आंकड़े दिमाग में भरते हैं। वह ये कभी नहीं सिखाते कि उस ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए, उसे कैसे बेचा जाए। बिल्कुल, और यहीं पर विशिष्ट ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज का महत्व समझ में आता है। चार्ल्स एम श्वाब का उदाहरण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। 1900 में श्वाब ने जेपी मॉर्गन और उस समय के अन्य बड़े उद्योगपतियों के सामने एक डिनर पार्टी में भाषण दिया था ना? हाँ, और उस एक भाषण में श्वाब ने अपने विशिष्ट ज्ञान को इतनी कुशलता से संगठित और प्रस्तुत किया कि मॉर्गन पूरी तरह प्रभावित हो गए। और उसी एक रात के भाषण का परिणाम ये हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी यूएस स्टील कॉरपोरेशन की नींव पड़ी। श्वाब ने अपने विचारों और संगठित ज्ञान से $60 करोड़ का फायदा करवाया। उन्होंने साबित कर दिया कि ज्ञान को सही तरीके से पैकेज करके बेचना कितनी बड़ी ताकत है। ज्ञान को बेचने की कला पर स्रोत में एक और बहुत ही व्यावहारिक कहानी है। एक महिला का बेटा कॉलेज से पास आउट हुआ था, लेकिन मंदी का दौर होने के कारण उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। वो महिला हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी। उसने एक टाइपिस्ट की मदद ली और अपने बेटे के लिए एक पूरा मार्केटिंग प्लान तैयार किया। वो हफ्तों तक लाइब्रेरी में रिसर्च करती रही और उसने एक 50 पेज का विस्तृत प्लान बनाया कि उसका बेटा उस विशेष कंपनी के लिए क्या-क्या कर सकता है। और उसका परिणाम ये निकला कि उस लड़के को किसी चपरासी या क्लर्क की पोस्ट से शुरुआत नहीं करनी पड़ी। उसे सीधे एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिली। और बिल्कुल वही वेतन मिला जो उसने मांगा था। उस महिला ने कोई नया ज्ञान पैदा नहीं किया था। उसने सिर्फ अपने बेटे के पास जो विशिष्ट ज्ञान था उसे इतनी अच्छी तरह से संगठित किया कि कंपनियों को उस लड़के की जरूरत महसूस होने लगी। ये इस बात का सबूत है कि कोई भी इंसान जीवन के किसी भी पड़ाव पर विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
ये पुरानी कहावत कि हमेशा सबसे नीचे से शुरुआत करनी चाहिए हमेशा सही नहीं होती। एकदम सही। अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़े तो सफलता की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। हाँ, इसकी शुरुआत हमेशा इंसान के मन में उठने वाली एक ज्वलंत इच्छा से होती है। उस इच्छा को आत्म सुझाव के जरिए भावनाओं के साथ अवचेतन मन में बोया जाता है और फिर वह एक अटूट विश्वास में बदल जाती है। चूक सूत्र हैं। ये पूरी तरह से एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है। और अब इस विस्तृत विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही गहरे और विचारणीय प्रश्न पर आकर रुकते हैं। जी बताइए। स्रोत सामग्री के अनुसार हमने ये जाना कि हमारा अवचेतन मन सही और गलत विचारों में कोई भेदभाव नहीं करता। वो हर उस विचार को हकीकत में बदलने में जुट जाता है जो भावनाओं के साथ उस तक पहुंचता है। बिल्कुल। तो जरा एक पल रुक कर सोचिए, हमारी जो रोजमर्रा की चिंताएं होती हैं, हमारे मन के जो गहरे डर होते हैं और बार बार खुद से ये कहना कि मुझसे ये नहीं होगा या मेरे हालात बहुत खराब है। हाँ, कहीं ये सब अनजाने में विफलता का ही आत्म सुझाव तो नहीं बन रहा है? बिल्कुल। अगर अनजाने में ही सही हम खुद को हारने की इतनी सटीक ट्रेनिंग दे सकते हैं तो क्यों न जानबूझकर खुद को जीतने की ट्रेनिंग दी जाए।